नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सेठी अपने चैनल फिंगर जीनियस पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी वैदिक मैथ की सीरीज और हैंडराइटिंग की सीरीज आप बहुत पसंद कर रहे हैं। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज, ये सब कुछ हमें दिखा रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक भी हमारा कुछ अलग हटके है। रूटीन स्टडीज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एजुकेशन का बेस वहीं से आता है। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू बी ए इफेक्टिव स्पीकर, हाउ टू बिकम ए इफेक्टिव स्पीकर, प्रभावी वक्ता कैसे बने। अब आप कहेंगे साहब, हमारा तो प्रभावी वक्ता से कोई लेना देना नहीं है। एक आम स्टूडेंट का, एक आम गृहिणी का, एक आम आदमी का प्रभावी वक्ता से क्या लेना देना। लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में अगर हमें अपने भावों को अच्छे से व्यक्त करना है या हमें लीडरशिप में जाना है, लीडरशिप बिना आपके प्रभावी वक्ता बने नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर स्टूडेंट के लिए आपको कल को इंटरव्यूज फेस करने हैं, आपको अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को फेस करना है, तो आपको एक प्रभावी वक्ता होना ही पड़ेगा। आपको सेमिनार्स अटेंड करनी होगी तो आपको प्रभावी वक्ता होना ही पड़ेगा। इसी तरह से लेडीज कह सकती हैं कि साहब हमारा क्या लेना देना, लेकिन आप जब किटी में जाती हैं सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज जो प्रभावी रूप से बोल पाती हैं वो एकदम से हाईलाइट हो जाती हैं। तो इसलिए हमारा प्रभावी वक्ता होना लीडरशिप का बिल्कुल बेस है। दोस्तों, इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने का आइडिया जो मिला, अभी हमारी एक ऑनलाइन वर्कशॉप हुई थी, प्रभावी वक्ता कैसे बने। वो वर्कशॉप ऑनलाइन वर्कशॉप थी। माननीय अनुराग दुबली जी, जो भारत विकास परिषद के रीजनल मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हुई थी। उस वर्कशॉप को राष्ट्रीय स्तर के, रीजनल स्तर के और प्रांतीय स्तर के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों ने, सभी पदाधिकारियों ने उसको एड्रेस किया था। राष्ट्रीय मंत्री श्री श्याम शर्मा जी, श्री तरुण जी, इन सब विभूतियों ने उसको एड्रेस किया। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री असीम बंसल जी ने भी उसको एड्रेस किया था। उसमें कुछ मुख्य वक्ता हमारे सामने जो उस वर्कशॉप को हैंडल कर रहे थे, उनमें सबसे प्रमुख थे हमारे श्री अरुण खंडेलवाल जी और इंजीनियर अनुराग सिंघल जी, जो कि पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे। प्रोफेसर डॉक्टर आर के सिंह जी थे और रोहन महाजन, जो कि खुद में एक राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता है। मित्रों, इसमें इन हमारे वक्ताओं ने हमें बताया कि हमें प्रवक्ता एक अच्छा बनने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस जरूरी होना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम अपने टॉपिक पर तैयारी करें, कैसे हम उन चीजों का बेस बनाएं और इससे हमें फायदा क्या होने वाला है। तो इन टॉपिक्स पे आज इसी श्रृंखला को शुरू करते हुए हम सबसे पहले मिलेंगे डॉक्टर आर के सिंह जी से। आप प्रोफेसर हैं, आप शिक्षाविद हैं, आप बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। भारत विकास परिषद में अपना उनका एक अच्छा खासा स्थान है और एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं। वो अच्छे वक्ता होने के साथ साथ आज इस टॉपिक पर उन्होंने आप सबके लिए बहुत सारी हमें टिप्स दी हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं डॉक्टर आर के सिंह को मैं आपसे कनेक्ट करता हूं। मैं डॉक्टर आर के सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, चौधरी छोटूराम पीजी कॉलेज, मुजफ्फरनगर। फिंगर जीनियस समूह के बारे में जो मुझे पता है, उसे कहते हुए मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि फिंगर जीनियस समूह द्वारा सदैव नए नए थीम, विषय वस्तु के साथ समाज को दिशा निर्देश देने का कार्य करते रहते हैं। उसी कड़ी में एग्जाम के सफलता के लिए वैदिक मैथ का प्रयोग एक सराहनीय कदम है। वैदिक मैथ के विषय विशेषज्ञ श्री मनोज सेठी जी ने बहुत ही सरलता व प्रभावशाली शैली के साथ मैथ के सवालों को हल करना बताया है, जो निश्चय ही प्रतिभागियों के लिए उनके उद्देश्य को पूरा करने में सार्थक होगा। मैं फिंगर जीनियस के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। साथ ही इस समूह से जुड़े सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। मित्रों, नमन, वंदन, अभिनंदन। मैं डॉक्टर आर के सिंह आज एक प्रभावी वक्ता बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहा हूं।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह किसी न किसी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों से जुड़ा हुआ होता है और साथ ही दायित्व का भी निर्वहन कर रहा होता है। ऐसे संगठनों के कार्यक्रम में पद के अनुरूप कभी भी आपसे विचार व्यक्त करने को कहा जा सकता है और कभी कभी पारिवारिक, ऑफिशियल या विशेष कार्यक्रमों में भी मंच संचालक आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर या ज्येष्ठता के नाते भी आपको दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित कर देता है। उपरोक्त परिस्थितियों में आपके इनकार से जहां स्वयं आत्मग्लान होगी, वही जन समूह की नजर में आपके व्यक्तित्व प्रतिष्ठा की भी हानि होगी। अतः आपको संबोधन के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि यह आज की आवश्यकता है। वक्ता में दो बात का होना जरूरी है। पहला, आत्मबल। आत्मबल ज्ञान व अभ्यास के साथ अपने आप सतत प्रक्रिया में बढ़ता जाता है। आत्मबल के लिए यह बात भी मन में धारण कर ले कि कार्यक्रम में सभी को कुछ न कुछ बोलना है और मुझे भी अपना पक्ष रखना है। वहां न तो कोई व्यावसायिक वक्ता है और न ही कोई कंपटीशन या परीक्षा है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इस तरह से आप अपने आत्मविश्वास को कम होने से रोक पाएंगे। एक बात और बता दो कि मुझे कई बार वर्कशॉप, भाषण देखने व सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी व्यक्ति विशेष का संबोधन कम अच्छा या खराब है। हाँ, अच्छे संबोधन की तारीफ तो होती है। अतः बिना विचलित हुए अपने मन में अच्छा करना है कि दृढ़ संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और सही मायने में आत्मविश्वास दिए गए टॉपिक के ऊपर पर्याप्त जानकारी व ज्ञान के साथ सतत बढ़ता जाता है और इसके लिए होमवर्क जरूरी है। होमवर्क में संदर्भ शीर्षक का संज्ञान लें और विषय वस्तु का संकलन प्रारंभ कर दें। आजकल नेट, अखबार, सोशल साइट पर बहुत कुछ मिलता है। उसे संकलित कर स्थिर दिमाग से पढ़ें। जरूरी बातों को अंडरलाइन कर लें। फिर 2 या 3 बार में ही सही क्रम बैठाते हुए आपकी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। फिर आपको स्वतः ही लगने लगेगा कि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपका संबोधन तार्किक, सारगर्भित, व्यवहारिक व आज के परिदृश्य में समाज व देश के लिए प्रासंगिक व लाभप्रद होना चाहिए। संबोधन सरल भाषा में होना चाहिए जो आसानी से सभी की समझ में आ जाए। संबोधन आपका बहुत बड़ा न होकर संक्षिप्त और छोटा होना चाहिए, पर उन सभी बातों को निहित होनी चाहिए उसमें जो बात आप कहना चाहते हैं। संबोधन समयबद्ध होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। यदि दिए गए समयावधि में संबोधन खत्म नहीं हुआ तो आपके व्यक्तित्व पर खराब असर पड़ेगा और यदि संबोधन को रोका या टोका गया तो आपका मूड खराब हो जाएगा और आपको इससे बचना चाहिए। टॉपिक कंटेंट तैयार करते समय पूरे टॉपिक को 3 भागों में डिवाइड कर लें। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा एक्सप्लेनेशन, फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप उसकी मीनिंग, अर्थ, उद्देश्य तथा समाज में उसकी सार्थकता व प्रासंगिकता निहित होनी चाहिए के साथ संबोधन आप शुरू कर सकते हैं। टॉपिक एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत टॉपिक का मानवीय संबंध, फिर अपना विजन हो तो देते हुए कार्यप्रणाली, मैकेनिज्म यदि कोई हो तो डिस्कस करना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप एक्सप्लेन करें। यदि कोई एग्जाम्पल हो तो उसे भी दे सकते हैं। यदि कोई व्यवहारिक परेशानियां या लिमिटेशंस हो तो उसे बताते हुए आप अपने टॉपिक को एलाबोरेट कर सकते हैं। कंक्लूजन के अंदर टॉपिक का क्या फ्यूचर या क्या भविष्य है, इसको ध्यान में रखते हुए समाज व देश में के लिए यह किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता है को आप एक्सप्लेन करते हुए सकारात्मक परिणाम के साथ आप संबोधन को समाप्त करें। यदि कुछ वक्ताओं के बाद आपका नंबर आता है और आप किन्हीं वक्ता की बातों से सहमत हैं तो उसकी बातों का समर्थन अपने संबोधन में समावेश कर लेना चाहिए। अगर आप पूर्व में शेरो शायरी,
करने का शौक रखते हैं या करते रहते हैं, तो ही आप अपने संबोधन के शुरू में स्वागत या शुभकामना शायरी और अंत में उत्साह संवर्धन या जोश वाली शायरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, टॉपिक के बीच में बिल्कुल निपुण वक्ता ही शायरी व टॉपिक का तालमेल बैठा पाता है। कार्यक्रम में जाने की तैयारी पर भी कुछ व्यावहारिक बातें अपेक्षित है। सर्वप्रथम आपकी वेशभूषा, आमंत्रित किए हुए कार्यक्रम समय व उपस्थित जन समूह के अनुसार सौम्य, व्यवहारिक तथा मौसम के अनुरूप होनी चाहिए, जो आपके व्यक्तित्व व पद के गरिमा के अनुरूप आपकी पसंद वाला ही होना चाहिए, वरना आप खुद को ही असहज महसूस कर पाएंगे। और यह चीज आपको निमंत्रण पत्र बता देता है कि यह कब उसका समय है, किस तरह की जेंट्री होगी वहां, और क्या जो है वो प्रोग्राम है, धार्मिक या सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, तो आपको उसी के अनुरूप वेशभूषा का चयन करना चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर आपका व्यवहार सरल, सौम्य, मिलनसार व व्यवहारिक होना चाहिए। अब स्थिति आती है स्टेज पर जाने से पहले, उस समय आपको कुछ बातें नोट कर लेनी चाहिए। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शीर्षक, आयोजक संस्था का नाम, उसके पदाधिकारियों का नाम, उपस्थित पदाधिकारियों के नाम को भी आप टिक कर लें। फिर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व गणमान्य लोगों के पद सहित नाम नोट कर लें और आयोजकों से उसकी उपस्थिति का संज्ञान लें, टिक कर लें। यह इसलिए कि कभी आप अपने संबोधन में उन लोगों का नाम लेने से बच सके जो वहां उपस्थित नहीं है। संबोधन के दौरान भी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संबोधन के समय बिल्कुल सहज, तनाव रहित व चिर परिचित मुस्कान आप पर दिखाई पड़नी चाहिए। संबोधन में आवाज साफ, थोड़ी तीव्र, बोलने की गति सामान्य होनी चाहिए। वक्ता को कभी भी संबोधन का प्रारंभ दीन भावना से नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि वक्ता बोल कह देता है कि साहब मैं रात लेट आया, या मैं देर से उठा, या मुझे आपने अचानक बुला लिया। इस तरीके की बातों से बचना चाहिए। वक्ता में आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, जो निरंतर अभ्यास से अपने आप आ जाता है। वक्ता क्यों शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज भी विषय वस्तु के अनुसार होनी चाहिए। वक्ता को विषय वस्तु के अनुसार ही वाणी में उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देना चाहिए। अब समय आ गया संबोधन का। आपको मंच पर बुलाया जाता है, तो पोडियम पर खड़े होने के बाद ही सर्वप्रथम आप मंच संचालक, मास्टर ऑफ सेरेमनी का धन्यवाद करें। इसके बाद आप कार्यक्रम अध्यक्ष का अभिवादन करें। फिर वहां मंच पर बैठे हुए वरिष्ठता क्रम के अनुसार पदाधिकारियों का अभिवादन और वंदन करें। फिर मुख्य अतिथि सभी अतिथियों व गणमान्य नागरिकों का पद के साथ नाम लेकर नमन व अभिवादन करें। आयोजक संस्था के पदाधिकारियों को नमन करते हुए इस सुंदर आयोजन के लिए साधुवाद व आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को शानदार सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं भी व्यक्त करनी चाहिए। इस तरह से आप संबोधन शुरू कर दें और संबोधन के अंत में संस्था को इस सुंदर आयोजन के लिए साधुवाद देना चाहिए। साथ ही अपने आमंत्रण के लिए भी धन्यवाद व आभार व्यक्त करना चाहिए। साथ ही श्रोताओं व अतिथियों को ध्यान से सुनने व एक अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह से आपका संबोधन समाप्त होता है। अब इस संबोधन को और अच्छा बनाने के लिए भी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अपने संबोधन को टॉपिक या शीर्षक पर ही केंद्रित रखें। विषय से हटकर निरर्थक बातों से बचना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कागज पर पहले से ही नोट कर लें, जिससे आप क्रमवार अपने संबोधन को आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। संबोधन में नकारात्मकता, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अपने संबोधन में आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा व चाटुकारिता से दूर रहना चाहिए। संबोधन में तीखी
व अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए। अतिथि अभिवादन गरिमापूर्ण होना चाहिए। इसके लिए पद नाम के साथ आदर सहित नाम ले। घरेलू रिश्तों के संबोधन से बचना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि वक्ता कह बैठता है कि आदरणीय भाई साहब, आदरणीय भाभी जी, आदरणीय बहन जी, इस तरीके के उद्बोधन से बचना चाहिए। अभिवादन में हास्य परिहास का पूर्ण निषेध होता है। कार्यक्रम में कभी गुस्सा न करें और न ही किसी बाधा व गलती के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराए। ध्यान रहे, आयोजक तो सदैव अच्छा के लिए करते हैं, परंतु आयोजन कभी कभी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाता। इस तरह उपरोक्त बातों का संज्ञान में लेकर आप अपने संबोधन या अभिव्यक्ति को आप प्रभावी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस तरह से आपने देखा कि प्रोफेसर डॉक्टर आर के सिंह ने कितने विस्तार से कहाँ से रोल स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से एंड तक सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग इफेक्टिव स्पीकर बहुत आराम से बन सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी आदमी जन्मजात वक्ता नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस के साथ और थोड़ी गाइडेंस के साथ कोई भी स्पीकर बन सकता है। दोस्तों, इस सीरीज में हम बहुत जल्दी आपसे रूबरू कराएंगे श्री अरुण खंडेलवाल जी को, इंजीनियर अनुराग सिग्नल जी को और भी प्रवक्ताओं को। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।